नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी को राधे राधे। एक बार फिर से मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा सा गेप हो गया था, लंबा गेप हो गया था, कुछ टेक्निकल इशू था, यूट्यूब की तरफ से भी था, तो हम अपनी क्लासें प्रॉपर आपको नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब से लगातार और प्रॉपर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। ये जो क्लासेस हम चलाने वाले हैं, अभी जो मॉडल पेपर हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, वह BSTC, PTET, ग्रेड 4, LDC, CET और साथ ही रीट मेंस के लिए भी बहुत ही अधिक जो कह सकते हैं कि मूल्यवान साबित होने वाली है। तो एक भी क्लास को मिस ना करें और जल्दी ही हम आपके लिए, अभी तो रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डेड क्लासेस आ रही है आपके पास, अब हम ऑनलाइन क्लासेस भी आपके साथ में साझा करने वाले हैं। बिल्कुल अप्रैल अंतिम तक, यानी अंतिम सप्ताह तक अप्रैल के हम आपके पास ऑनलाइन क्लासेस, बिल्कुल हम ऑनलाइन लाइव मिलेंगे। आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, उसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं आज की अपने प्रश्न संख्या 1 के साथ में। ये प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? देखो विद्यार्थियों, पूछा गया है आपके यहाँ पर, बड़े ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। प्रश्न बड़े ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। अधिकांशतः विद्यार्थी यही गलती कर देते हैं, शुद्ध तक ठीक है पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं है को पढ़ते ही नहीं है और फिर नहीं पढ़ते तो उत्तर गलत हो जाता है। आइए, हमने पढ़ लिया, तुम सोल्व करते हैं। शुद्ध नहीं है। वह बहुत सज्जन है। वह बहुत सज्जन है, यहाँ पर पूछा गया है। देखो, वह बहुत सज्जन है। काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है, दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है। तीसरा है अंधेरी रात में कुत्ते जोर से भौंक रहे थे। और नंबर 4 पर है मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ। यहाँ पर इस मैं के 2 मात्रा लगा दीजिए, प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ। अब देखिए, शुद्ध नहीं है, पूछा गया है वह बहुत सज्जन है। इस वाक्य में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, तो यह वाक्य कैसा है? बिल्कुल शुद्ध है। काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। काल चक्र, अब यहाँ पे देखिए चक्र जो शब्द है, इस चक्र शब्द का अगर हम अर्थ देखते हैं, इस चक्र शब्द का अगर हम प्यारे विद्यार्थियों अर्थ देखते हैं तो देखो क्या अर्थ निकलेगा, बड़े ध्यान से देखना। पहिया, क्या निकलेगा इसका अर्थ? हमारे यहाँ पर पहिया अर्थ निकलेगा। चक्र का अर्थ भी क्या होता है? पहिया, जो गोलाकार हो, और यहाँ पर भी आपको पहिए दिया गया है। तो एक ही जो शब्द है उसका 2 बार क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। काल के साथ चक्र भी दिया गया है और पहिया भी दिया गया है, तो यह वाक्य कैसा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो यही हमें अपना आंसर मिल जाता है कि काल चक्र के पहिए से बचना चाहिए। ये क्या है? हमारे अशुद्ध वाक्य है। अगले 2 ऑप्शन भी हम पढ़ते हैं कि अंधेरी रात में कुत्ते जोर से भौंक रहे थे। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि सर रात तो अंधेरी ही होती है, लेकिन आप देखेंगे कि पूर्णिमा की जो रात है वह कैसी होती है? अंधेरी नहीं होती, उसमें प्रकाश होता है चंद्रमा का। तो यहाँ ये वाक्य सही है, मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ, यह भी वाक्य सही है। लेकिन अधिकांशतः यह वाक्य इस प्रकार पूछ लिया जाता है, ध्यान से देखना, मैं सायंकाल के समय, क्या पूछ लेता है? सायंकाल के समय, यानी काल का अर्थ भी समय होता है और यहाँ भी समय दे दिया होता है, तो फिर यह वाक्य क्या हो जाता है? आपके अशुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों? अशुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार की इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में हमारा उत्तर जो है वह क्या होगा? प्रश्न संख्या 1 का विकल्प 2 सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है कि गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है। गांठ बांधना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? 4 विकल्प हमारे सामने दिए हैं। कपड़े समेटना, स्थायी रूप से याद रखना, क्रोध करना और मूर्ख होना। देखो 4 विकल्प है, चारों में से एक सही होगा और 3 गलत होंगे, ठीक है। तो गांठ बांधना, अब इसको हम वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। कैसे? वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। अब कैसे प्रयोग करेंगे? गांठ बांधना, मैंने यह बात गांठ बांध ली है ना, मैंने यह बात गांठ बांध ली। गांठ बांध ली का मतलब मैं हमेशा इसको क्या रखने वाला हूँ? याद रखने वाला हूँ। तो याद रखूंगा हमेशा, मतलब स्थायी रूप से याद करना। क्या हो जाएगा? स्थायी रूप से याद करना, इसका हो जाएगा। तो विकल्प 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 2 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 की ओर। और प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा गया है? देखो बड़े ध्यान से देखना है आपको। जोगी मार हाथ में छार कहावत का भावार्थ इनमें से कौन सा है? जोगी मार हाथ में छार, यहाँ छार का अर्थ मैं आपको बता दूं, छार का अर्थ होता है आपके राख। क्या होता है?
राख होता है। लेकिन अब ये बात नहीं कि यहाँ इसका अर्थ राख हो गया तो आप यहाँ राख देख के इसको सही करें, नहीं। देखो जोगी मार, जोगी को मारने से हाथ में आपके राख ही आएगी, क्योंकि वह संसार को तो त्याग चुका होता है, उसको मारने से आपको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा कि निर्बल को मारने से कोई लाभ नहीं होगा। जोगी मार हाथ में चार, हाथ का क्या अर्थ होगा, क्या भावार्थ होगा, निर्बल को मारने से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा। जब गरीब को सताया जाता है तब प्रतिक्रिया बहुत तीखी होती है, ये भी नहीं होगा। जोगी को मारने से मारने वाले का जीवन राख हो जाता है, यह भी नहीं होगा। और जोग अपने हाथ में राख लेकर सबको मार सकता है, यह भी गलत होगा। तो विकल्प 1 जो है वह प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हाँ बिल्कुल हम इनको देखेंगे, जहाँ गलत है देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थियों, गलत उत्तर दे रहे हैं इसका मतलब ये गलत यहीं पर हो रहा है, आपको सही का भी यहाँ क्या चल रहा है, पता चल रहा है ना। तो जितनी गलतियाँ करनी है यहाँ कर लीजिए, मेन एग्जाम में आपके साथ ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हम सुधार सकते हैं, वहाँ सुधारने का कोई हमें मौका नहीं मिलता है। तो जितनी गलतियाँ करनी है यहाँ गलती कर लीजिए, है ना। और ये क्लासेस इसीलिए है कि आपकी गलतियों से यहाँ पे क्या हो, सुधार हो। आता सभी को है, सभी लोग पढ़ते हैं, सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन क्या गलती करते हैं, माइनर जो मिस्टेक्स होती है ना, उनके बारे में ही हम यहाँ आपको बताते हैं, वो सुधार हो जाएगी तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, इस वाक्य में इनमें से किस प्रकार की अशुद्धि है। प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, यह वाक्य आपको दिया गया है, तो इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। क्रम संबंधी है, वचन संबंधी है, विशेषण संबंधी है या मुहावरे संबंधी है। अब देखो यहाँ हमें एक बात का पता चलता है कि अशुद्धि के प्रकार कौन कौन सी। क्रम संबंधी यानी कि जो शब्द पहले प्रयोग में आना चाहिए वह बाद में हुआ है ना। जैसे कि मारे उसके प्राण प्यास निकल गया, तो यहाँ शब्दों का क्रम बदल गया, है ना, ठीक है। दूसरा है तो यहाँ ऐसी अशुद्धि नहीं है, तो जो विकल्प 1 है ना हमारे, तो वह तो इसका उत्तर नहीं होगा, विकल्प 1 इसका उत्तर नहीं होगा। बात करते हैं दूसरे की, वचन संबंधी। अब देखो प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, अब प्राण जो है क्या है, वह बहुवचन है, क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ उसका नहीं आएगा और उसका क्या होगा, उसके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसके प्राण निकल गए हो जाएगा, गया नहीं हुआ, क्या होगा, गए। प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए, तो यहाँ कौन सी संबंधी मिल गई हमें, वचन संबंधी अशुद्धि मिल गई, विशेषण संबंधी नहीं है और किसी प्रकार के मुहावरे वाली संबंधी अशुद्धि भी नहीं है। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जो होगा वह क्या होगा, विकल्प 2 होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा गया है, बड़े ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंतस्थ वर्ण नहीं है। बड़े ध्यान से देखना, नहीं है पूछा है, क्या पूछा है, नहीं है पूछा है, तो वह अ य और ये चौथा खाली रह गया, इसको हम भर देते हैं र, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अंतस्थ व्यंजन है वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 कौन कौन से हैं, देखो य, र, ल और व, 4 हमारे जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं ये अंतस्थ वर्ण। अब इनमें देखिए व भी हो गया, बिल्कुल है, अ नहीं है, तो अ हमारे यहाँ पकड़ में आ गया, तो अ जो है ये क्या है, हमारे अंतस्थ वर्ण नहीं है। तो विकल्प 2 जो होगा वह प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा। यह और र भी क्या है, अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इनका उच्चारण होता है तो अंतर की ओर से, य र ल व, अंतर की ओर से, यहाँ पे कंपन होता है, आपकी जो छाती होती है ना, गले से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कंपन होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या पूछा गया है, बड़े ध्यान से देखो, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ड उत्क्षिप्त वर्ण है, म स्पर्श व्यंजन है, ह अल्प प्राण व्यंजन है और श संघर्ष वर्ण है। 4 कथन है, चारों में से एक कथन असत्य है ना। तो देखो यहाँ पर आप देखेंगे ड उत्क्षिप्त वर्ण है, बिल्कुल ये वाला जो ड है और ये जो ड है जिनके नीचे बिंदी आती है दोनों उत्क्षिप्त होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है ना। म स्पर्श व्यंजन है, म को बोल के देखो म, दोनों होठ स्पर्श हो रहे हैं, तो बिल्कुल यह वाक्य भी सही है। ह अल्प प्राण व्यंजन है जो है वह अल्प प्राण व्यंजन नहीं है जो है ये क्या है, महाप्राण व्यंजन है। तो विकल्प 3 जो है यह आपके सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 6 का। स जो है, स, श, स और है, ये क्या है, आपके संघर्षी वर्ण है। क्या है, संघर्षी
है भी आ गया है इसके अंदर, अल्प प्राण में नहीं आता, संघर्ष वर्ण आएगा। तो विकल्प 3 जो है यह क्या होगा, प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 की ओर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तत्सम शब्द पूछा गया है। अब तत्सम किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थी, बड़े ध्यान से देखना। जो संस्कृत से, कौन किससे? संस्कृत से हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किस रूप में? संस्कृत के ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जिस रूप में संस्कृत में प्रयोग किया गया उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। और एक होते हैं तद्भव, जो क्या होते हैं, संस्कृत से हिंदी में आते हैं, उनका क्या हो जाता है, रूप परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? रूप परिवर्तन हो जाता है। और रूप परिवर्तन होने के कारण वे क्या कहलाते हैं, आपके तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखो चारों विकल्प आपको सामने दिए गए हैं, आँच, खुराक, साकल और गुहा। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आँच, खुराक और साकल ये तीनों जो है प्यारे विद्यार्थियों तद्भव है। क्या है? तद्भव। अब आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता चला? तो देखिए इसके 2 कारण है। एक तो आपको तत्सम और तद्भव शब्द याद करने पड़ेंगे। पहली बात तो जब याद करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा, है ना, याद करना है ना, ठीक है। आँच, खुराक और साकल, ठीक है। फिर है बात गुहा। गुहा जो क्या है, कौन से शब्द है? गुफा का शब्द है। क्या है? गुफा। गुफा जो क्या है वह तद्भव शब्द है। यानी गुहा से गुफा शब्द बना है जो गहरा हो, है ना। तो गुहा जो है यहाँ क्या है, तत्सम शब्द है। तो विकल्प 4 जो होगा वह आपके प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा है, बड़े ध्यान से देखना प्यारे विद्यार्थियों, कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। यानी कि 2-2 शब्द दिए गए हैं प्रत्येक में, और इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसके सभी क्या है, आपके तत्सम है, ये पूछा गया है। तो देखो नींबू और पक्षी, पक्षी का खग होता है, पक्षी खग, संस्कृत में खग कहते हैं, तो यानी एक तो तद्भव आ गया इसमें, तो ये नहीं होगा। पत्थर है ना, और पर्ण, पत्थर जो होता है प्रस्तर होता है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। बांस और मधुक है ना, तो ये भी वंश होता है, ये भी गलत हो गया। भाटक और स्फटिक ये दोनों ही तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है, भाटक और स्फटिक। तो विकल्प 8, प्रश्न संख्या 8 का विकल्प 1 जो है ये आपके सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में बड़े ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कौन सा शब्द क्या नहीं है, विदेशी नहीं है? शादी विदेशी शब्द है, नशा यह भी विदेशी है, अंगूर विदेशी, यानी दूसरी भाषाओं के शब्द तीनों। लेकिन नाग जो है यह क्या है, विदेशी शब्द नहीं है। माफ कीजिएगा, नाग जो है क्या है, आपके विदेशी शब्द नहीं है, यह देशज शब्द ही है। क्या है? देशज शब्द है, और देशज शब्द होने से ये विदेशी नहीं होगा। तो विकल्प 4 जो है यह आपके प्रश्न संख्या 9 का बिल्कुल सही उत्तर है। गर्मी है, पानी आप भी पी लीजिए, मैं भी पी लेता हूँ। शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, गर्मी का वक्त है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बहुत ध्यान रखना होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर, जिसमें पूछा गया है, बड़े ध्यान से देखिए, कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। अब तद्भव पूछा गया है, तद्भव के बारे में आपको बताया था कि जो संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अपना क्या करते हैं, रूप परिवर्तित कर लेते हैं। तो देखो पहला है गर्त, फिर है कर्म, चीता और तीर्थ। यानी कि इसमें बाकी के जो शब्द होंगे वह क्या होंगे, तत्सम होंगे। तो देखो यहाँ हम बात करते हैं गर्त। गर्त क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। इसका क्या होता है, गहरा। क्या होता है, गहरा। कर्म, कर्म भी क्या है, कर्म क्या है, तत्सम शब्द है ना, तत्सम शब्द है। इसका क्या होता है, कार्य। क्या होता है, तद्भव, उसका कार्य होता है। चीता जो है यह क्या है, आपके तद्भव शब्द है। चीता क्या है, आपके तद्भव शब्द है। और तीर्थ जो है, तीर्थ क्या होता है, तीर्थ क्या होता है आपके, तीर्थ भी क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। तीर्थ यात्रा जाते हैं ना हम, है ना, तीर्थ उससे बन गया है, रह पूरा जाता है। तो विकल्प 3 जो है यह प्रश्न संख्या 10 का आपके सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 11 की ओर। इसमें क्या पूछा है, बड़े ध्यान से देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है। बिल्कुल यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जातिवाचक शब्द इन चारों में से है जिससे यह भाववाचक संज्ञा के रूप में क्या है, प्रकट हुआ है। तो देखो शिशु जो है, शिशु का मूल रूप क्या होता है, शेषव का मूल रूप क्या होता है, शिशु। क्या होता है, शिशु होता है। शेषव क्या है, भाववाचक संज्ञा है,
ठीक है। और शिशु जो क्या है, संपूर्ण शिशु जो छोटे बच्चे हैं उनकी क्या है, जाति का बोध कराता है। तो यही हमें पता चल जाता है ना। सुंदर, सुंदर क्या है बताओ, गुण है। हंसी क्या है, हंस से बना है। स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ से बना है। तो तीनों में ही जातिवाचक नहीं है, लेकिन शिशु जो जातिवाचक शब्द है उससे क्या बना है, शेषो भाववाचक संज्ञा बनी है। तो विकल्प 1 जो है आपके प्रश्न संख्या 11 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछा गया, बड़े ध्यान से देखो। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। कंठ प्लस ओष्ठ है ना, कंठ प्लस ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, पता है ना आपको, होठ आपके, यानी ऐसा कौन सा जिसको कंठ और होठ की सहायता से बोला जाता है। ए देखो, ए जीभ नीचे हट रही है। ए इसमें भी नीचे स्पर्श करिए, कंठ और ओष्ठ नहीं है। ओ देखो, ओ में सीधा गले से निकल रहा है, और कहाँ पर आ रहा है, ओ इसमें आ रहा है। ऊ भी बोल के देखो, ओ और ऊ में होठ गोलाकार नहीं हो रही, ऊ अंदर से आ रही है ना, लेकिन बाहर नहीं हो रहा। ओ में देखो होठों का भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है। तो विकल्प 3 जो होगा वह प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा। बढ़ते ही अगले प्रश्न संख्या 13 की ओर। आप नहीं जानते रमेश अपने आप सारे काम कर लेता है। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है आपको कि आप नहीं जानते कि रमेश अपने आप सारे काम कर लेता है। इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए। सर्वनाम पूछा है विद्यार्थियों, 4 है, इसमें 4 विकल्प हैं, चारों में दिया गया कि कौन कौन से। तो देखो, आप नहीं जानते रमेश अपने आप कर लेता है, इसका मतलब क्या हो गया, निजवाचक। क्या हो गया, निजवाचक। तो सबसे पहले देखो निजवाचक किसमें है, ये रहा निजवाचक। किसी अन्य में भी निजवाचक है क्या, नहीं है। अपने आप नहीं जानते, आप यानी सामने वाले को कह रहा है। किसको कह रहा है, सामने वाला। बोलने वाला क्या होता है, उत्तम पुरुष। सुनने वाला मध्यम पुरुष। जिसके बारे में बात की जाए, अन्य पुरुष। तो सामने जिसको बोल रहे हैं उसको आप से संबोधित करते हो, वो कौन सा होता है, मध्यम पुरुष। तो देखिए मध्यम पुरुष दे रखा है, नहीं दे रखा। तो विकल्प 2 जो होगा वह आपके प्रश्न संख्या 13 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर, जिसमें पूछा गया है, बड़े ध्यान से आपको देखना है प्यारे विद्यार्थियों, है ना, बड़े ध्यान से इसको समझना है आपको। क्या पूछा गया है कि तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो। तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो। इस वाक्य में इनमें से कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं। तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, इस वाक्य में इनमें से कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं, है ना। तो देखो, अनिश्चयवाची, अन्य पुरुष। तुम जिसे चाहो उसे, जिसे चाहो, निश्चय है क्या, नहीं है। क्या है, अनिश्चयवाचक है कि नहीं है। देखो, जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, अनिश्चित तो है, लेकिन जिसे उसे ये क्या है, संबंध में आता है। किस में आता है, आपके संबंध में आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, संबंधवाची। फिर तुम, वो कौन सा हो जाएगा, आपके मध्यम पुरुष। क्या हो गया, मध्यम पुरुष। तो विकल्प 4 इसमें आया कि नहीं आया, तो विकल्प 4 सही होगा प्रश्न संख्या 14 का। जिसे उसे संबंध बताने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम है, और तुम जो है वह किसके लिए है, मध्यम पुरुष के लिए, सामने वाले के लिए। इसलिए इसमें प्रश्न संख्या 14 में विकल्प 4 जो है आपके सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। आज चुनाव का तीसरा दिन है। आज चुनाव का तीसरा दिन है और मतदान कर्मी थोड़ी सी शांति के साथ आराम कर रहे हैं। इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। भाई, आज चुनाव का तीसरा दिन है। कौन सा दिन, तीसरा दिन। तो देखो, दिन है तो निश्चित संख्यावाचक है क्या, तो निश्चित संख्या देखो कहाँ पर दिया गया है, निश्चित संख्यावाचक, ये रहा, है कि नहीं। और मतदान कर्मी थोड़ी सी शांति के साथ आराम कर रहे हैं। किसके साथ, थोड़ी सी शांति के साथ। शांति की मात्रा है क्या, थोड़ी सी परिमाण, कोई फिक्स नहीं है ना, तो अनिश्चित परिमाण। देखिए परिमाण क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अरे। तो विकल्प 3 जो होगा यह आपके इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, है ना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 की ओर। यहाँ से 2 किलोमीटर बाद तुम्हें एक हरा भरा बगीचा। अब 2 किलोमीटर आ गया, विशेषण पूछ रहा है, तो 2 किलोमीटर क्या है, निश्चित संख्यावाची। क्या है, निश्चित संख्यावाची कहाँ है, एक तो यहाँ दे रखा है, एक यहाँ दे रखा है। इन दोनों को तो हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तुम्हें एक हरा भरा बगीचा दिखाई देगा। हरा भरा है, क्या है आपके विशेषण, कौन सा है विशेषण, गुणवाचक विशेषण। कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। तो विकल्प 2 जो है यह आपकी प्रश्न संख्या 16 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 17 देखो। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक के पूछा है। किताब और बचपन। देखो, किताब तो आ जाएगा, लेकिन बचपन जो है वो भाववाचक संज्ञा है।
शहर जो है वह जातिवाचक है, लेकिन माधुर्य जो है वह जातिवाचक संज्ञा का नहीं है। पक्षी की बात करें और रामायण की बात करें तो रामायण एक पुस्तक है, तो यह क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। तो यह भी नहीं है, यह भी नहीं है और यह भी नहीं है। बात करते हैं नंबर 4, गांव। गांव जो है संपूर्ण गांव, कोई सा भी गांव हो उसका है तो जातिवाचक है। गाय, संपूर्ण प्रकार की गाय हैं, अनेक प्रकार की नस्लें हैं इसमें, तो ये जातिवाचक को बताते हैं। तो विकल्प 4 जो है वह पृष्ठ संख्या 17 का आपके बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर प्यारे विद्यार्थियों। और 18वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, बड़े ध्यान से देखिएगा कि इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। पूर्वकालिक क्रिया का 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर पूर्वकालिक क्रिया के बारे में भी हम बात करेंगे। मनीष पिछले वर्ष गांव आया गया था। मनीष पिछले वर्ष गांव गया था, है ना। फिर है हमारा परिवार वर्ष 2018 में हिमालय घूमने गया था। विद्यालय में छात्र प्रतिदिन सुबह प्रार्थना करते हैं। और नंबर 4 है सरिता खाना खाकर पढ़ाई करेगी। अब पूर्वकालिक क्रिया कैसे कहते हैं, जिसमें पहले एक क्रिया संपादित हो उसके बाद दूसरी क्रिया संपादित हो, तो वह क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो यहाँ पर हम विकल्पों को देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बड़े ध्यान से देखना। पिछले वर्ष गांव गया था, पिछले वर्ष गया था, एक क्रिया है, कोई दूसरी क्रिया नहीं हो रही। हिमाचल घूमने गया था, एक ही क्रिया है। छात्र प्रतिदिन सुबह प्रार्थना करते हैं, एक ही क्रिया है। लेकिन यहाँ देखिए सरिता खाना खाकर, पहले क्या होगी, खाना खाकर, फिर क्या करेगी, पढ़ाई करेगी। तो खाना खाकर जो है यह आपकी क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, खाना खाकर। समझ गए, है ना। राम दूध पीकर सो गया, तो दूध पीकर जो है वह क्या होगी, आपकी पूर्वकालिक क्रिया। समझ गए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है आपके, इनमें से किस वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें से किस वाक्य में अव्यय का, अव्यय किसको कहते हैं, अविकारी शब्द कोई, जिन पर किसी भी प्रकार के लिंग वचन काल आदि का प्रभाव नहीं पड़े, जो तटस्थ रहे, जिस रूप में है उसी रूप में रहेंगे, उनमें परिवर्तन नहीं होगा, है ना। जिनको आप अपनी देसी भाषा में कह सकते हैं नकटे नसड़े, हाँ बिल्कुल, जो चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ढीठ जिनको कह सकते हैं आप। तो देखो भाई, राम धीरे धीरे मंदिर जा रहा है, कैसे जा रहा है, धीरे धीरे। यहाँ पर देखना नहीं हुआ है, पूछा है नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे जो है ये क्या है, आपकी रीति वाचक क्रिया विशेषण है। यानी राम मंदिर जा रहा है, उसकी जाने की रीति क्या है, क्या तरीका है, धीरे धीरे जा रहा है। अब देखो धीरे धीरे को आप परिवर्तित कर सकते हो क्या, धीरो धीरो कर सकते हो क्या, धीरो धीरो कर सकते हो क्या, धोरे धोरे नहीं, हमेशा धीरे धीरे ही रहेगा ना, परिवर्तन नहीं हुआ ना, बिल्कुल। तो यह आपके जो है ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें अब ये है राम मंदिर जा रहा है, राम मंदिर जा रहा है, यहाँ किसी प्रकार का अव्यय है क्या, बिल्कुल सीधा सिंपल सा वाक्य है। तो बिल्कुल यही जो है आपके प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होने वाला है। आगे भी हम देखते हैं, राम नियमित रूप से मिठाई और फल खाता है। नियमित रूप से देखो आ गया ना, नियमित, न राम मंदिर जाता है न श्याम मंदिर जाता है, न आ रहा है, दोनों में ये अव्यय शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो विकल्प 2 जो है वह प्रश्न संख्या 19 का आपके बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 में क्या पूछा है, बड़े ध्यान से देखिए कि वाह तुम तो कलाकार निकले, इस वाक्य में कौन कौन से अव्यय हैं। तो देखो सबसे पहले विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है दोनों, तो विस्मय आदि विस्मय सूचक है क्या, 2 जगह है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। फिर है तुम तो जो क्या है यहाँ पर निपात है, तुम कलाकार निकले, तुम तो कलाकार निकले, तो यानी उस बात को जोर देकर कहा जा रहा है। और जब किसी बात को जोर दे करके कहा जाए तो वह क्या, किसका प्रयोग होता है, निपात का। तो देखो यहाँ पर विस्मय सूचक के साथ निपात कहाँ आ रहा है, विकल्प 3 में आ रहा है। तो प्रश्न संख्या 20 में जो विकल्प 3 है ये आपके सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययी की श्रेणी में आते हैं। देखो भाई 4 दिए गए हैं, 4 में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके तीनों क्या है, अव्यय है। देखो तो छी ऊंचा से ऊंचाई ऊंचे बन जाता है, तो ये तो नहीं होगा। अब एवं भी, देखो अब से अबा अभी अबे नहीं बनता ना, है ना, अभी रहता है, एवं यही रहता है और भी ये रहता है। तो विकल्प 2 जो है ये आपके सही उत्तर होगा। खरी ही क्योंकि, ही की मात्रा परिवर्तित हो जाए, कल किंतु चल से चले चला चलो हो सकता है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। विकल्प 2 जो है वह प्रश्न संख्या 21 का आपके बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्यारे विद्यार्थियों राधे राधे कमेंट में जरूर कर दीजिए। इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में प्रयुक्त हुई। द्विकर्मक 2 कर्म हो जिसमें, देखो राम ने आम और अनार खाए, राम ने आम और अनार खाए, रमेश ने और राम ने अंगूर और केले खाए,
राम ने रमेश को केला खिलाया। अब देखो कर्म के साथ किसका प्रयोग होता है, को का प्रयोग होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो को का प्रयोग कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो राम ने रमेश को, कर्ता ने कर्म को, एक तो कर्म ये हो गया रमेश, और दूसरा कर्म क्या है, केला खिलाया। क्या खिलाया, केला खिलाया। तो केला भी क्या है आपके यहाँ पर कर्म है, केला भी क्या है आपके यहाँ पर कर्म है। तो विकल्प 3 जो होगा ये आपके प्रश्न संख्या 22 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 23 की ओर। और 23वें प्रश्न में क्या है, इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है पूछा है। विलोम शब्द नहीं है पूछा है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना है। देखो, सम्मुख और अभिमुख, उन्मिलन और निमिलन, शुक्ल और कृष्ण, सृष्टि और प्रलय। देखो, सृष्टि क्या होती है, पृथ्वी, प्रलय क्या होता है, विनाश, सृष्टि यानी निर्माण करना। शुक्ल यानी क्या होता है, शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा, जब पूर्णिमा आती है, और कृष्ण पक्ष क्या होता है, जब अमावस्या आती है। तो दोनों विलोम है। उन्मिलन निमिलन ये दोनों भी क्या है, विलोम है। सम्मुख और अभिमुख, सम्मुख का मतलब भी सामने और अभिमुख का मतलब भी सामने, तो दोनों का समान है, समान होने से समानार्थी हो गए, लेकिन क्या नहीं हुए, विलोम नहीं हुए। और क्या पूछा गया कि विलोम नहीं है, तो विकल्प 1 जो इसको टिक कर दीजिए प्रश्न संख्या 23 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 24 की ओर। और प्रश्न संख्या 24 में क्या पूछा गया है कि दूसरों पर आश्रित रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर आश्रित रहे उसको क्या कहते हैं, कृतकारी कहते हैं, नहीं भाई। कृतज्ञ कहते हैं, नहीं। परावलंबी, बिल्कुल जो दूसरों पर आश्रित है उसको क्या कहते हैं, परावलंबी। निराश्रित, जो किसी पर आश्रित नहीं रहे। तो विकल्प 3 जो होगा वह प्रश्न संख्या 24 का बिल्कुल सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों। लाइक कर दीजिए क्लास को, शेयर कर दीजिए फटाफट से, बिल्कुल। पढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 25 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द ज्वाला से संबद्ध नहीं है, यानी अनेकार्थी शब्द ज्वाला से संबंध नहीं है। ज्वाला जिसका अर्थ नहीं होता, अग्निशिखा ज्वाला है, अग्नि से। लो, देखो ये भी अग्नि से। लपट ये भी है, लेकिन ज्वाला जो है यह किससे संबंधित नहीं है, ज्वाला से संबंधित नहीं है। तो विकल्प 4 जो है ये हमारा सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 25 का, क्योंकि यह ज्वाला का क्या है, अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 26 की ओर। किस विकल्प में समानोच्चारित शब्दों का अर्थ भेद सम्मिलित नहीं है। किस विकल्प में समानोच्चारित, समानोच्चारित का मतलब समान रूप से उच्चारित जिन्हें किया जाता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। देखिए, पहला विकल्प है स्वर्ण। स्वर्ण का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, सोना। और इस सवर्ण, ये स्वर्ण है और ये सवर्ण है। सवर्ण का अर्थ क्या होता है, उच्च वर्ण का। लेकिन यहाँ देखो स्वर्ण का क्या दे दिया, उच्च वर्ण का, जस्ट अपोजिट दे दिया। तो यही क्या है, सम्मिलित नहीं, यही सही उत्तर होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो स्वर्ण का तो क्या होता है, सोना होता है, और सवर्ण का क्या होता है, उच्च वर्ण का होता है। अगले की भी हम देखते हैं, दिवा यानी दिन, बिल्कुल सही है, और दीवा यानी दिया, यह भी सही है। शुक जो को कहते हैं और शुक कहते हैं सुग्गा यानी तोते को। नियत यानी निश्चित, और नियति यानी भाग्य। तो बाकी तीनों, तो चार जो तीनों हैं उसमें तो बिल्कुल समानोच्चारित शब्दों का अर्थ बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन अगर नंबर प्रश्न संख्या 26 की अगर हम बात करें तो उसमें जो विकल्प 1 है उसके आगे पीछे कर दिए हैं, यानी स्वर्ण यानी सोना होता है, और सवर्ण यानी होता है उच्च वर्ण का। तो विकल्प 1 सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर प्यारे विद्यार्थियों। और इसमें पूछा गया है, बड़े ध्यान से देखिए, कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है, शुद्ध है। शुद्ध है पूछा गया है। उर्दू में मात्रा बड़ी आती है तो यहाँ गलत हो गया। दायित्व गलत लिखा है, ये तो गलत हो गया। गत्यवरोध ऐक्य में मात्रा आती है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ही ये भी गलत हो गया। निर्दय, देखो निर्दय, उर्मी यहाँ पे ये गलत। पुरोहित डबल मात्रा आती है, ये गलत हो गया। बचा एक क्रीट, अत्युक्ति और प्रागैतिहासिक, ये सही है। तो विकल्प 4 जो है ये आपके प्रश्न संख्या 27 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं, यानी बाकी जो 3 विकल्प उसके शब्द शुद्ध हैं। तो देखो पहला क्या है, श्रृंखला, अत्यधिक, अतिथि, सही है। पार्वत्य, व्यवहारिक, प्रकृति, प्रतीक्षा, ज्योत्सना, पर्यवेक्षण, सदुपदेश, अनाधिकृत, निरानुनासिक। यह प्रश्न संख्या 28 का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्या होगा, देखते हैं कि आपके शुद्ध और अशुद्ध शब्द की जानकारी कितनी है, या इस प्रश्न में कहीं कुछ गलती हुई है क्या, यह भी आपको देखना है। इस प्रश्न संख्या 28 के बारे में हम बात करने वाले हैं अपनी अगले मॉडल पेपर में। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कि क्योंकि यह प्रश्न एक एग्जाम में आया हुआ है, बिल्कुल आरपीएससी के ही एक पेपर में आया हुआ, वहाँ से उठाया गया है। तो बड़े ध्यान से इस प्रश्न को आपको देखना है।
हाँ, ये प्रश्न आपके लिए है। इसका उत्तर प्रश्न संख्या 28 लिख करके आपको कमेंट में देना है, और अगर आप उसको एक्सप्लेन कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो हम अपने अगली क्लास में मॉडल पेपर 2 में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। इसका जो उत्तर होगा वह मैं बता देता हूँ, 2 होगा। आपकी जानकारी के लिए उत्तर जो होगा इसका 2 होगा, लेकिन क्यों होगा, कैसे होगा, ये आपको बताना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर क्या नहीं है? पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो देखो, पाषाण, प्रस्तर और उपल ये तीनों ही पत्थर के हैं। पांचाली, कृष्णा, याज्ञसेनी ये तीनों ही किसके हैं? द्रौपदी के हैं। कच, चिकुर और कुंतल ये बाल के हैं। मयूर, शिखी और शिलीमुख ये तीनों मोर के नहीं हैं। तो यहाँ सिमिलर नहीं है, एक नहीं, तो विकल्प 4 जो है वह प्रश्न संख्या 29 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न, किस विकल्प, प्रश्न संख्या 30 में, कि किस विकल्प में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। तो कारागार, मददगार, यादगार, गुनहगार। तो देखो, गुनहगार में किया गया है, यादगार में गार का है, मददगार में, लेकिन कारागार में आगार शब्द का प्रयोग किया है। तो विकल्प 1 जो है वह प्रश्न संख्या 30 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? प्रश्नों का स्तर कैसा लगा? पसंद आया? नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और खूब कमेंट कीजिए। दोस्तों, आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब, कमेंट हमें बहुत उत्साहित, प्रोत्साहित करता है। और जल्द ही हम आपके लिए थ्योरी की क्लासें भी लेकर आने वाले हैं। और ये जो क्लास अभी आपको रिकॉर्डेड मिल रही है, ये जल्द ही आपको लाइव क्लास में मिलेगी। लेकिन बस ये कि संख्या देखने वालों की ज़्यादा होने पर हम जल्द से जल्द लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे, धन्यवाद।